नमस्कार। अनुच्छेद लेखन के साथ मैं वीणा मिश्रा यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। अनुच्छेद लेखन जो कक्षा 10वीं में 5 अंक का आता है और द्वितीय सत्र में यह बहुत ही अनिवार्य प्रश्न है। बच्चों के मन में यह शंका होती है कि अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में क्या भिन्नता है और क्या समानता है। तो कक्षा 10वीं के लिए ये तो यह महत्वपूर्ण है ही, साथ ही अन्य कक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद लेखन है क्या। सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद लेखन क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो आप सबने सुना होगा पैराग्राफ, हम इंग्लिश में पैराग्राफ कहते हैं। और वह पैराग्राफ खास तौर पे कुछ पंक्तियों का समूह होता है, कुछ वाक्यों का समूह होता है जो हम बिना पंक्ति बदले अर्थात एक ही पैराग्राफ, जैसा आप सभी जानते हैं, उस पैराग्राफ को ही हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो अनुच्छेद पैराग्राफ शब्द का ही हिंदी पर्याय है। अब इसकी परिभाषा है कि किसी भी विषय को संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की कला को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। आपको यदि कोई भी विषय दिया गया हो तो उसको आपको संक्षेप में प्रस्तुत करना है और बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना है, तो बस इसी को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखते हैं। किसी विषय विशेष से संबंधित भावों विचारों को एक दूसरे से संबंधित वाक्य समूह में अभिव्यक्त करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अर्थात वाक्य जो है वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए और विषय एक ही होना चाहिए। अब आते हैं हम अनुच्छेद के भागों पर। सामान्यतः निबंध में तो आप देखते हैं कि आप पैराग्राफ बदलते हैं और हर पैराग्राफ में उस निबंध से जुड़े हुए अलग अलग बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। किंतु अनुच्छेद सामान्यतः एक ही पैराग्राफ होता है, किंतु इसके भाग 3 होते हैं जो आपस में संबद्ध होते हैं एक ही पैरा में, किंतु इसको 3 भागों में हम अपनी सरलता के लिए, ताकि हमको लिखने में आसानी हो, इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है परिचय। एक अनुच्छेद का पहला भाग है यह, इसमें हमें विषय का परिचय देना होता है और एवं यह पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि पूरा अनुच्छेद किस विषय से संबंधित है। तो जब आप अनुच्छेद शुरू करें तो प्रारंभ की 2-3 पंक्तियों में आप अपने विषय का संक्षेप में परिचय दे दें। इससे पढ़कर पाठक को समझ में आ जाना चाहिए कि आप किस विषय पर लिखने जा रहे हैं। दूसरा आता है जो मुख्य भाग है, उसका प्रधान भाग। किसी भी विषय पर परिचय लिखने के बाद हम प्रधान भाग पर आ जाते हैं। मतलब 2-3 लाइन में आपने परिचय लिखा, उसके बाद हम मुख्य बिंदुओं पे आ जाते हैं। यहाँ हम जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में हम कुछ तथ्य दे सकते हैं, अर्थात फैक्ट, तर्क दे सकते हैं, हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं और अन्य जानकारियों पर चर्चा कर सकते हैं। यदि आप उससे संबंधित कोई कहानी बताना चाहते हैं तो बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही सांकेतिक रूप से उस कहानी को बताइए, ज़्यादा विस्तार मत दीजिए। उदाहरण देना चाहते हैं तो उसे भी संक्षेप में दीजिए। कोई जानकारी देना चाहते हैं या अपना अनुभव बताना चाहते हैं तो उसको विस्तार ना देते हुए संक्षेप में यहाँ पर बताना है। और जो महत्वपूर्ण बात है ये है कि आजकल प्रश्न पत्र में संकेत बिंदु दिए रहते हैं। तो यहाँ यदि संकेत बिंदु दिए गए हैं तो आप इस प्रधान भाग के अंतर्गत उन संकेत बिंदुओं पर ही क्रमशः अर्थात क्रम से अपने विचार व्यक्त करेंगे। जो भी संकेत बिंदु हैं उनको आप आगे पीछे ना करें, जिस क्रम में प्रश्न पत्र में दिए गए हैं उसी क्रम में आप उन संकेत बिंदुओं पर अपने विचार प्रकट करें। तो ये हो गया प्रधान भाग। अब आ जाते हैं हम अनुच्छेद के आखिरी भाग पर, जिसे हम कह सकते हैं निष्कर्ष। तो हमने पहली की 2-3 लाइन में परिचय दिया, फिर प्रधान भाग में हमने मुख्य संकेत बिंदु पर अपने विचार व्यक्त किए और अंतिम 2-3 लाइन में हम हमारे सारे विचारों का सारांश लिखते हैं। अनुच्छेद में आपने जो विचार अभिव्यक्त किए हैं उसे स्वीकार करते हुए प्रारंभिक वाक्यों का
समर्थन करना चाहिए और इस तरह से आपको निष्कर्ष करना चाहिए। और निष्कर्ष लिखते समय पाठक को यह समझ में आ जाना चाहिए कि अब आपका अनुच्छेद समाप्त हो रहा है। तो इन 3 भागों को हमको एक ही पैरा में समाहित करना है। ये मत समझिए कि हमने इनको परिचय अर्थात भूमिका, मुख्य भाग और उपसंहार में डिवाइड किया है। ये एक ही पैरा में इन तीनों को आपको समाहित करना है। अब समझते हैं हम निबंध और अनुच्छेद लेखन में अंतर, क्योंकि यहाँ अधिकांशतः सबसे ज़्यादा दुविधा होती है। और जब अनुच्छेद लिखने के लिए दिया जाता है और संकेत बिंदुओं पर आधारित लिखने दिया जाता है तो अधिकांश विद्यार्थी निबंध लिख डालते हैं और अनावश्यक अपना समय बर्बाद करते हैं। तो अनुच्छेद निबंध नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि अनुच्छेद लघु निबंध है, अर्थात छोटा निबंध है, निबंध का ही छोटा रूप, जिसमें आपको सब टॉपिक नहीं देने हैं। तो आइए इसके कुछ अंतर समझ लेते हैं। निबंध 200-300 शब्दों में लिखा जा सकता है या 500 शब्दों में भी लिखा जा सकता है और अनुच्छेद लेखन लगभग 100-150 शब्द में लिखते हैं। दूसरा, जहाँ निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, वहीं पर अनुच्छेद लेखन में एक ही पैराग्राफ में प्रस्तुत विषय को सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। जैसा अभी हमने देखा कि अनुच्छेद लेखन में पैराग्राफ एक ही होगा और उसी में सारे बिंदुओं को आप सीमित शब्दों में प्रस्तुत कर देंगे, जबकि निबंध में यदि संकेत बिंदु दिए हैं तो हम प्रत्येक संकेत बिंदु के लिए एक अलग अनुच्छेद लिखते हैं। तीसरी चीज़, निबंध में पहले हम भूमिका या प्रस्तावना लिखते हैं, उसके बाद मध्य भाग के अंतर्गत हम कुछ सब टॉपिक्स पर लिखते हैं और अंत में उपसंहार लिखते हैं। तो इसका 3 भागों में विभाजन होता है, किंतु अनुच्छेद लेखन में ऐसे विभाजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये मैंने बताया अभी आपको कि एक ही पैरा में आप इन तीनों को समाहित अवश्य कर सकते हैं, पर इनको अलग अलग पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। निबंध में विषय के अनेक पक्षों पर चर्चा होती है। अब जैसे दूरदर्शन है तो दूरदर्शन के लाभ, दूरदर्शन के हानियाँ, दूरदर्शन के उद्देश्य, उपसंहार, तो इस तरह से आप अनेक पक्ष दिखाएंगे। परंतु अनुच्छेद लेखन में विषय का एक ही पक्ष होता है, इसमें अनेक पक्षों को नहीं दर्शाया जाता है। तो ये है निबंध और अनुच्छेद लेखन में अंतर। अब परीक्षा के संबंध में हम चर्चा कर लें कि परीक्षा में प्रश्न किस तरह से आते हैं। आजकल परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए शीर्षक भी दिया रहता है और उससे संबंधित संकेत बिंदु भी दिए होते हैं। तो इन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लेखन करना चाहिए। आप ये कतई ना करें कि आपको संकेत बिंदु दिए हैं और आप अपने मन से दूसरे पॉइंट्स पर अपना अनुच्छेद लिख रहे हैं। उन संकेत बिंदुओं पर आधारित ही आपको लिखना है और उनको यदि आप अनदेखा करेंगे तो ये आपके लिए हितकर नहीं होगा और आपके अंक भी काटे जाने की संभावना बनती है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि संकेत बिंदु जिस क्रम में है उसी क्रम में आप अपने विचार प्रकट करें। अब आती है बारी अंक योजना की कि अनुच्छेद में अंक किस तरह से विभाजित होते हैं। तो ये थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से 2 अंक होते हैं रचनात्मकता के, अर्थात आपकी अपनी क्रिएटिविटी कितनी है, आपकी अपनी शैली आपने कैसी बनाई है, आपने किस अंदाज में अपना अनुच्छेद या अपने भाव व्यक्त किए हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है विषय वस्तु अर्थात कंटेंट, आपने कितने तथ्यों का सहारा लिया है, आपकी विषय वस्तु में आपके अनुभव हैं या आपने कुछ उदाहरण दिए हैं या कोई कहानी दी है, मतलब आपने विषय से संबंधित कौन कौन सी तथ्य वहाँ पे रखे हैं। इसमें 2 नंबर हो जाते हैं। और तीसरा है भाषा की शुद्धता व शब्द चयन। भाषा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसके माध्यम से आप अनुच्छेद लिख रहे हैं, तो इसमें 1 अंक होता है। यदि आप अपनी बहुत ज़्यादा मात्राओं की गलतियाँ करते हैं या आपका शब्द चयन अत्यंत साधारण है तो इसमें आपको नंबर कट सकते हैं। पर शब्द चयन साधारण का मतलब ये मत रखिए कि आप सरल भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। सरल भाषा का उपयोग बहुत अच्छी बात है, पर शब्द जो हैं उपयुक्त होने चाहिए। अब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो ध्यान में रखने योग्य है कि अनुच्छेद लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
तो सबसे पहली बात, जब भी आपको अनुच्छेद लेखन लिखना हो और आप विषय पढ़ते हैं पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जैसे ही आप विषय पढ़ते हैं तो विषय पर थोड़ा सा चिंतन ज़रूर करें। जब आप थोड़ा सा उस पर विचार करेंगे, एकदम ऐसा ना हो कि आपने विषय लिया और बस लिखना शुरू हो गया, उस पर विचार नहीं किया। तो पहले थोड़ा चिंतन करें और उसके ताकि आप उसके मूल भाव से भली भांति संतुष्ट हो सकें, उसको मूल भाव को समझ सकें और वो आपके सामने स्पष्ट हो जाए। दूसरी चीज़ ज़रूर होती है विचारों एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान, मतलब आपने कितना ज्ञान अर्जित किया है उस विषय में, या आपकी कुछ निजी अनुभूति है, कुछ अनुभव है, उनमें संजोकर आप अपनी शैली बना सकते हैं और उस पर आपकी शैली बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त होगी। तो ये मौलिकता होती है कि आप अपने निजी अनुभवों के आधार पर अपना अनुच्छेद लिखें। तीसरी चीज़ है, जैसा हमने पढ़ा कि रचनात्मकता के 2 अंक होते हैं। तो अनुच्छेद का जो परिचय है वो रोचक और रचनात्मक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उसमें विषय से संबंधित कविता, दोहे, शायरी, शब्दों के सही चयन के साथ लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इन सब के प्रयोग से अनुच्छेद में सुंदरता बढ़ जाती है और इसे ही हम रचनात्मकता कह सकते हैं। अगला है मुख्य विषय से कभी ना भटकें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब लिखना शुरू करते हैं तो मुख्य विषय कहीं पीछे छूट जाता है और हम कहीं और सैर करने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें क्योंकि शब्द सीमा हमारी लिमिटेड होती है और यदि हम भटक गए तो हम कुछ और अनावश्यक लिख डालेंगे, तो वो ना करें। व्यर्थ के विस्तार से बचना है और एक ही बात को रिपीट नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को यदि कुछ सूझता नहीं है लिखने के लिए तो एक ही बात को अलग अलग अंदाज में बार बार कहते हैं। उनको लगता है शब्द सीमा पर्याप्त हो गई, मतलब हमें अंक मिल जाएंगे। तो इस तरह की गलती ना करें। वाक्यों के बीच निकटता और संबद्धता होनी चाहिए। अभी हम उदाहरण के ज़रिए इस बात को समझेंगे कि जब भी आप वाक्य लिखते हैं तो वो वाक्य एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक वाक्य कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तो वे आपस में संबद्ध हों। भाषा सरल हो, प्रभावपूर्ण हो, प्रभावमयी हो, प्रवाहमयी हो, अर्थात फ्लुएंसी हो उसमें। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि हम बड़े बड़े वाक्य ना लिखें, छोटे छोटे वाक्य लिखें, क्योंकि छोटे छोटे वाक्य जहाँ अर्थ को अच्छे से स्पष्ट करते हैं, सरल होते हैं, वहीं लिखने में भी आसान होते हैं। अगली चीज़ है अनुच्छेद लेखन उतने ही शब्दों में करें। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि होता ये है कि यदि हमने 100, 120 या 150 शब्द दिए हैं और यदि विद्यार्थी का उसमें नॉलेज अधिक है शब्द में, तो वो जो लिखना शुरू करता है तो वो निबंध की सीमा तक पहुंच जाता है, 200, 300, 400 शब्द। ऐसे में आपके अंक कटने की पूरी संभावना है, क्योंकि अनुच्छेद लेखन में बात यह है कि आप शब्द सीमा के दायरे के भीतर अपनी बात कैसे व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि कम शब्दों में अपनी बात को पूर्ण रूप से व्यक्त करना भी एक बहुत बड़ी कला है। तो यहाँ पे शब्द सीमा का ध्यान रखें। शब्द सीमा 5-10 शब्द कम या अधिक चल सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इससे ज़्यादा ना हो, अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अंतिम चीज़, जब आप निष्कर्ष तक पहुँचें तो आपके निष्कर्ष के वाक्य इस तरह के होने चाहिए कि पाठक को पता चल जाए कि हाँ, अब अनुच्छेद खत्म होने जा रहा है। अब देखिए, हम यहाँ एक उदाहरण लेकर प्रस्तुत हैं। अनुच्छेद लेखन, इसका विषय है शिक्षक दिवस। इसमें संकेत बिंदु दिए गए हैं। पहला संकेत बिंदु है शिक्षक दिवस का महत्व, दूसरा संकेत बिंदु है शिक्षक दिवस का इतिहास और तीसरा है शिक्षक सम्मान। तो यहाँ आप 3 पैरा देख रहे होंगे और आपको लगेगा कि ये 3 पैरा क्यों है, हमको तो एक ही पैरा में लिखना है। तो आप सही है, हमें एक ही पैरा में लिखना है, किंतु यहाँ उदाहरण, ये एक अच्छा उदाहरण है इसलिए मैंने इसे लिया है। आप इन तीनों को एक ही पैरा में समाहित कर सकते हैं। अब देखिए कि कैसे वाक्य एक दूसरे से संबद्ध होते हैं और हम एक ही पैरा में अपनी बात को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकते हैं। हर साल हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस या टीचर्स डे मनाते हैं। शिक्षक हमें न सिर्फ ज्ञान का प्रकाश देते हैं, बल्कि अच्छे बुरे की पहचान करने की शिक्षा प्रदान कर हमारे मन के अंधकार को भी दूर करते हैं। अब देखिए, ये बताया गया है शिक्षक दिवस का महत्व।
कभी किसी भी राष्ट्र के निर्माण और उसकी संस्कृति की रक्षा करने में शिक्षक एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये हो गया महत्व। आप इसी के बाद आप शुरू कर दीजिए शिक्षक दिवस का इतिहास। इस दिन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति बुद्धिजीवी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वह स्वयं इस देश के महान शिक्षक थे। वैसे तो शिक्षक की उपासना सदियों पहले गुरुकुल से चली आ रही है, जब इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता था। तो ये हो गया, देखिए 3 पंक्तियों में इतिहास बता दिया। अब आ जाते हैं शिक्षक सम्मान पर। शिक्षक समाज का निर्माता होता है। इनकी तुलना गुरु और देवता से भी की जा सकती है। तो हमेशा ही मानव कल्याण में लगे रहते हैं। इस अवसर पर देश भर में सबसे योग्य और शिक्षा के प्रति समर्पित शिक्षकों को केंद्र सरकार विशेष रूप से सम्मानित करती है। यह सम्मान देकर हम अपने शिक्षकों का उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उनकी भरपूर सराहना करते हैं। अब देखिए, ये निष्कर्ष इस तरह का है कि इसमें हमें समझ में आ गया है कि अब ये पैरा खत्म हो गया है कि वह सम्मान देकर हम शिक्षकों का मनोबल बढ़ाते हैं और उनकी भरपूर सराहना करते हैं। तो एंडिंग इस तरह होनी चाहिए कि हाँ लगे कि हाँ ये ख़त्म हो गया है। और ये 3 पैराग्राफ में मत जाइए, इनको आप एक पैराग्राफ में समाहित कर सकते हैं। और वाक्य देखिए एक दूसरे से कितने संबंधित हैं, जुड़े होने चाहिए वाक्य। ऐसा नहीं है कि कहीं भी वाक्य आपको एक अलग दिख रहा है, दूसरा उससे जुड़ा हुआ ना लगे। सभी वाक्य एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप एक बहुत अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप निबंध और अनुच्छेद में फ़र्क समझेंगे और अच्छे से अच्छा अनुच्छेद लिखने में आपको सहायता मिलेगी।